अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फारूक हैदर है और आप देख रहे हैं चेक फैक्ट। आप इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या मैगज़ीन निकाल के देख लें, आपको सिर्फ एक ही नाम उधर मिलेगा, दैट इज़ इंडिया। इंडिया 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 इंडिया। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान जो 1947 में दो सेपरेट कंट्रीज़ बने, कैसे एक कंट्री आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन गया और दूसरा कंट्री आज डिफ़ॉल्ट की वर्ज पे आ चुका है और इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। हम अपनी वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए बनाते हैं। इसमें कोई लाइकनेस, डिसलाइकनेस या हम कोई हेट स्पीच को प्रमोट नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बड़ा आसान करके आप लोगों को बताएं ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। वर्ल्ड बैंक, जिसे इंटरनेशनल बैंक भी कहते हैं, जो दुनिया में GDPs और इकानमीज़ को प्रोजेक्ट और एस्टिमेट करता है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 तक जो ग्लोबल इकानमी की प्रोजेक्शन की है, दैट इज़ 2.3% के ग्लोबल इकानमी 2.3% से ग्रो करेगी। इसी तरह अमेरिका को 1.1%, चाइना 4.4%, जापान 0.8%, यूरोप 0.40%, पाकिस्तान 2.1%, जबकि इंडिया को 6.3% के रेट से उसने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की GDP इस तरह ग्रो करेगी। आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों ने बड़ा वर्ड सुना होगा GDP असल में होता क्या है। बेसिकली किसी कंट्री या किसी इकानमी में उसको कैलकुलेट करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री या एक एरिया में उधर के बिजनेसेस, उधर के कंज्यूमर्स, पॉपुलेशन या उधर की गवर्नमेंट जो पैसा स्पेंड करती है, उस सारे पैसे को कैलकुलेट किया जाए तो वो GDP बनता है। GDP किसी भी कंट्री का, आपको अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो वहां की प्राइस टैग होगा। किसी भी कंट्री को अगर कोई प्राइस टैग देना हो तो दैट इज GDP। और GDP की जो ग्रोथ होती है दैट इज द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इंडिया की 6.3% जो GDP है दैट इज सेकेंड मोस्ट फास्टेस्ट GDP इन G20 कंट्रीज। G20 कंट्रीज, दुनिया ने एक G20 ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके अंदर जो दुनिया की ग्रेट इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकानमी है, जबकि इंडिया की इकानमी इस वक्त वर्ल्ड में GDP वाइज 5th लार्जेस्ट इकानमी बन गई। अब हम चलते हैं 1947 पे। 1947 जब दोनों कंट्रीज सेपरेट हुए और दोनों कंट्रीज ने अलहदगी का डिसीजन किया तो उस टाइम जो सबसे बड़ा मसला दोनों कंट्रीज को फेस करना था दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे कि कैसे मुल्क अपनी इकोनॉमी संभालेंगे। तो 1947 से अगर हम 1990 तक के एक एरा को देखें तो इस एरा में पाकिस्तान ने इंडिया से बहुत ज़्यादा तरक्की की। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पाकिस्तान की पॉवर्टी एलिवेशन और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ टिल 1990 तक। क्या ऐसी रीजंस आई कि पाकिस्तान पहले एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से अचानक पाकिस्तान वर्ज ऑफ डिफॉल्ट पे आ गया और जबकि इंडिया 1991 से वर्ज ऑफ डिफॉल्ट से उठ के आज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड बन गई। इस चीज़ को देखें तो हमें थोड़ा सा एशिया की जियो पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। 1947 के बाद पाकिस्तान ने अपना अलाय, अपना फ्रेंड अमेरिका को समझा, जबकि इंडिया का ज़्यादातर बैंड और रुझान USSR जो अब रशिया है उसकी तरफ था। 1944 के बाद वर्ल्ड सुपरमेसी के लिए, वर्ल्ड पावर के लिए बज़ाहिर तो सारी सुलह सफाई हो गई थी सारे कंट्रीज में जो वर्ल्ड वार में शामिल थे, लेकिन कोल्ड वार एक चलती रही अमेरिका और रशिया के दरमियान। इस कोल्ड वार में अमेरिकन ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड दी, सपोर्ट किया ताकि हम उनका बेस कैंप रहें इन दिस पार्ट ऑफ एशिया, जबकि इंडिया टोटली डिपेंड कर रहा था रशिया पे और रशिया से वो एड नहीं बल्कि ट्रेड्स कर रहा था उस वक्त। अगर आप नंबर्स देखें तो 1947 से आज तक जो अमेरिका ने टोटल पाकिस्तान को सपोर्ट किया दैट इज $48 बिलियन, जबकि इसी टाइम में अगर आप कोरिया को देखें तो कोरिया को अमेरिका ने $15 बिलियन दिए और कोरिया आज वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, जबकि पाकिस्तान 48 बिलियन लेके भी ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1990 तक इंडिया स्लो इकोनॉमी क्यों था। इंडियंस बेसिकली ये सोचते थे कि वो किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आने नहीं देते थे। इंडिया के अंदर कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती थी। कोई भी कंपनी बनानी है तो उसका भी लाइसेंस लिया जाता था। ना सिर्फ उसका लाइसेंस लिया जाता था बल्कि कितनी प्रोडक्शन होगी, कहाँ चीज़ें बेची, कहाँ से चीज़ें ली, इन सारों का लाइसेंस लिया जाता था, जो एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। और 1990 से पहले इंडिया की तरक्की ना होने की एक बहुत बड़ी वजह लाइसेंस राज थी वहाँ। 1990 में इंडिया के हालात यहाँ तक आ गए कि उनके पास इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ 2 से 3 वीक्स का फॉरेन रिजर्व रह गया। अब यहाँ मैं आपको फॉरेन रिजर्व के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। फॉरेन रिजर्व असल में वो इंटरनेशनल करेंसी या आज के दौर में रिजर्व करेंसी जो अमेरिकन डॉलर है, वो किसी मुल्क के पास हो कि कल उस मुल्क पे सारी पाबंदी लग जाए तो वो मुल्क कैसे चलेगा। तो वो एक ऐसी अमाउंट होती है जो मुल्क अपने रिजर्व में रखता है कि अगर
उसे सैंक्शन लग जाएं या उसे किसी चीज़ की बाहर से इंपोर्ट के लिए ज़रूरत हो तो वो पैसा अरेंज कर सकते। 1990 में वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, गवर्नमेंट्स थोड़े अरसे के बाद चेंज हो रही थी, इलेक्शन पे इलेक्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया के हालात इस लेवल पे आ गए कि जब नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई और उसका प्रेसिडेंट पीवी नरसिम्हा आया तो उसने इंडिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को बुलाया और पूछा कि जो मैं अखबारों में पढ़ता हूँ क्या इंडिया की कंडीशन इसी तरह इतनी बुरी है। आरबीआई के गवर्नर ने ये बात सुन के उन्हें कहा नहीं सर, जो आप पढ़ते हैं शायद इंडिया की हालत उससे भी बुरी है। तो इंडिया ने एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए टेक्नोक्रेटिक हेल्प ली। अब वहां लाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के एक्स गवर्नर भी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी इंडिया के थे और वो एक बड़े बेहतरीन टेक्नोक्रेट थे। उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री इकोनॉमिक्स में ली है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो एक वो पढ़े लिखे इंसान थे उस सारे क्राइसिस को संभालने के लिए। अब इंडिया ने उधर बड़े बोल्ड डिसीजन लिए। सबसे पहला इंडिया ने डिसीजन लिया कि उन्होंने अपना 47 टन गोल्ड कोलेटरल रखवाया इन यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड में और उसके अगेंस्ट कुछ पैसे लिए जो उन्हें इमरजेंसी नीड थी। सेकंड, उन्होंने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए। उन्होंने इंडिया को खोल दिया फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया आए, हम ओपन करते हैं सारी दुनिया के लिए, आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अपने टैक्सेस को उन्होंने कम किया, अपने इंपोर्ट टैरिफ्स को उन्होंने कम किया, अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया ताकि इंपोर्टर्स को सपोर्ट करें। ये सारे काम उन्होंने 1991 से 1993 तक किए और इंडिया की इकोनॉमी को फॉर द वर्ल्ड ओपन कर दी। जो ही इंडिया की इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड ओपन हुई तो दुनिया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया ने ग्रोथ की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। आज इन 2024 इंडिया जहां भी है, कहा जाता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके फादर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने उस टाइम ये स्टेप्स लिए। आज इंडिया इकोनॉमिकल वर्ल्ड पावर के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पहले एड्स लेता रहा, उसके बाद पाकिस्तान IMF और दूसरे जो वर्ल्ड के क्रेडिटर्स हैं उनसे लोन लेता रहा। अगर पाकिस्तान की आप IMF के साथ हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान IMF से आफ्टर अर्जेंटीना, इजिप्ट और यूक्रेन के बाद सबसे ज़्यादा लोन देने वाला मुल्क। पाकिस्तान IMF के पास 20 दफ़ा गया, जबकि इंडिया ऑलमोस्ट कोई 5 से 7 दफ़ा IMF के पास गया। जबकि 1993 में इंडिया लास्ट टाइम IMF के पास गया था और IMF ने 1991 से 1993 तक के इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस देखकर सारे अपने लोन्स को रोक दिया था। लेकिन इंडिया ने उसके बाद खुद से अपनी रिफॉर्म से ग्रो किया, जबकि पाकिस्तान आज इन 2024 भी IMF की तरफ और दूसरे क्रेडिटर्स की तरफ देखता है कि वो अपने मुल्क को चला सके। तो ये एक बेसिकली विजन में भी एक डिफरेंस था इंडिया और पाकिस्तान के, जिसने इंडिया को ग्रो करवाया। फॉरेन रिजर्व इंडिया के इस वक्त 681 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के 8 बिलियन रिजर्व। इंडिया की GDP जो है दैट इज ऑलमोस्ट 3200 बिलियन डॉलर, जबकि पाकिस्तान की GDP इज 340 बिलियन डॉलर। इंडिया का एक प्रोविंस महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र की GDP इज ऑलमोस्ट 397 बिलियन डॉलर्स, यानी उनके एक प्रोविंस की GDP पूरे पाकिस्तान के GDP से बड़ी है। और सेकंड में इंडिया की जो प्रोविंस है दैट इज तमिलनाडु, और तमिलनाडु की जो GDP है दैट इज 247 बिलियन, जो कि एक साइजेबल है एज कंपैरिजन टू पाकिस्तान। अब ये फॉरेन रिजर्व के बाद अगर इंडिया के लोन्स देखें दैट इज 1700 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान के लोन इज 238 बिलियन डॉलर। इंडिया के जो लोन है वो टोटल GDP का ऑलमोस्ट 50% है, जबकि पाकिस्तानी लोन्स आर 80% ऑफ GDP हो गए। लिटरेसी रेट में पाकिस्तान 58% पे है, इंडिया 69% पे। अगर जस्टिस रैंकिंग में देखें तो पाकिस्तान 140 कंट्रीज में 129 पे है, इंडिया 78 पे है। डिफेंस बजट देखें तो इंडिया अपने डिफेंस पे 72 बिलियन डॉलर्स लगाता है, जबकि पाकिस्तान अपने डिफेंस पे 6 बिलियन डॉलर्स लगाता है। पॉपुलेशन देखें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया ने उसे ऐसा रिसोर्स यूज किया। इंडियंस और चाइनीज वर्ल्ड में बड़े नेशनलिस्ट माने जाते हैं। अगर आप आज भी इंडिया की ब्रांडिंग को एक वर्ल्ड मैप पे देखें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज के CEOs इंडियंस हैं। जैसे अगर आप गूगल देखें तो आपको सुंदर पिचाई मिलेगा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट देखें तो सत्या नडेला मिलेगा, स्टारबक्स देख लें, आप IBM देख लें, आप एडोब देख लें। इन सब कंपनीज के अगर आप CEOs देखें तो आपको इंडियंस मिलेंगे, या और भी कंपनीज के अगर आप चीफ लेवल की पोजीशंस देखें तो आपको ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे। इन्हीं इंडियंस की बदौलत इंडिया को पूरी दुनिया में एक ब्रांडिंग का मौका मिला और वहाँ के इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेट देखें तो इंडिया का दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज ऑन इंडिया। इन 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की FDI को यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 8.3% पे एस्टिमेट किया है कि इतनी परसेंट इंक्रीज होगा फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर आप एक्सपोर्ट को देखें तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं वो हो रही हैं 770 बिलियन डॉलर्स, जबकि अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को आप देखें तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है दैट इज 40 बिलियन डॉलर्स।
जबकि इंपोर्ट को देखें तो इंडियन इंपोर्ट कर रहे हैं $892 बिलियन, जबकि पाकिस्तानी भी इंपोर्ट्स देखें तो दैट इज $82 बिलियन। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को मैं यहाँ आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, उसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, करंट अकाउंट खसारा। ये आपने बड़ा न्यूज़ में सुना होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि चीजें जो आप बाहर भेज रहे हैं और चीजें जो दुनिया से खरीद रहे हैं, जो इसका डिफरेंस आता है, इसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज भी नहीं होते और वो दुनिया में दूसरे कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी सपोर्ट करता है, जैसे उसने श्रीलंका को किया है और कंट्रीज को किया है, जबकि पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमेशा एड्स की जरूरत पड़ती रहती है। किसी मुल्क की तरक्की और इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा रोल हो। पाकिस्तान की जो टोटल स्टॉक मार्केट की अगर सारी कंपनीज को हम इकट्ठा वैल्यू करें तो वो बनता है 27 बिलियन, $27 अरब बनता। अगर आप इंडिया की सारी कंपनीज को मार्केट वैल्यू करें तो 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स बनता, 4.3 खरब डॉलर। अगर आप पाकिस्तान की पूरी स्टॉक मार्केट को इंडिया की एक कंपनी रिलायंस के साथ कंपैरिजन करें तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि रिलायंस की टोटल मार्केट वैल्यू इस वक्त $230 अरब, जबकि पूरी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की वैल्यू 27 अरब। तो ये एक कंपैरिजन आपको एक रफ आइडिया के लिए कि आपको अंदाजा हो कि इंडिया ने कैसे नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके अपने मुल्क को तरक्की दी और आज ये वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई। आज वर्ल्ड में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉपर इंडिया की प्रेजेंस और इवन के G20 की अगर आपने कॉन्फ्रेंस देखी हो तो वो भी इंडिया में हुई है। इंडिया ने रशिया, ब्राज़ील, चाइना के साथ मिलकर ब्रिक्स बनाया और ये ब्रिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये अपना एक करेंसी नोट कुछ अरसे तक वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। 18 मुल्कों ने इंडियन करेंसी नोट को अलाउ कर दिया कि आप इंडियन करेंसी नोट्स में भी उधर शॉपिंग कर सकते हैं। आप दुबई के किसी मॉल में चले जाएं तो बड़े बड़े ब्रांड्स में आप यहाँ डॉलर से शॉपिंग कर सकते हैं या दुबई की करेंसी से, यूरो से या इंडियन रुपीज से। आपको पाकिस्तानी नोट आपको वहाँ चेंज कराना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, वो नेबरिंग कंट्री जिसने हमारे साथ हमारे सेम इश्यूज में स्टार्ट किया और कैसे उन्होंने आहिस्ता 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 अपने कल्चर को चेंज किया, अपने रिफॉर्म्स की इकोनॉमी में और पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करके आज दुनिया का एक बड़ा मुल्क बन गया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लेसन मिलेंगे और ये जानने का मौका मिलेगा कि इंडिया ने तरक्की क्यों की। अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे इंडिया आज दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और कहा जा रहा है इन 2030 ये टॉप 3 में भी आ जाएगा। अभी ये टॉप 5 में है वर्ल्ड में, अब ये टॉप 3 में भी आ जाएगा GDP वाइज। थैंक यू सो मच।